चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये असल में करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो जिसका जो पहला करेक्टरिस्टिक्स है वो लिविंग स्टैंडर्ड से हमें पता चलेगा। तो लिविंग स्टैंडर्ड से जो बेसिक चीज़ जो आती है वो हम कैसे पता चलता है कि एक कंट्री डेवलप है या अंडर डेवलप है। तो ये सारा जो हम डिस्कस करने लगे या आपकी बुक में आपके सिलेबस के मुताबिक चीज़ें वो सारी इसने उसकी एक पावर पॉइंट स्लाइड में बनाई। तो करेक्टरिस्टिक डेवलपिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो बेसिक क्राइटेरिया है, लोगों की इनकम हाई होनी चाहिए, मैच्योर मार्केट्स हों, स्टैंडर्ड लिविंग हाई होना चाहिए और हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। डेवलपिंग में डेवलप्ड डेवलप्ड इकोनॉमीज विद हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमीज आर यूजुअली टेकन टू बी दोज विद अ हाई इनकम पर हेड, वही बात पहले वाली। रेंज ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, उसी दूसरी बात को एक्सप्लेन कर रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और एंड अ स्ट्रॉन्ग टर्शियरी सेक्टर होना चाहिए। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आप लोग समझ लें। दुनिया में अब जो कंसेप्ट यूज़ किया जाता है डेवलपमेंट का, वो डेवलप कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री यूज़ किया जाता है। अगर आपको थोड़ी याद है, अगर आपकी अच्छी हो या बुक्स अगर आप पढ़ने का इतफाक हो, जो कि रीजन आप लोग बुक्स पढ़ने का शौक होता है, तो अगर आप बुक्स थोड़ी 10 साल पुरानी बुक्स देखें तो वहाँ पे वर्ड यूज होता था फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अभी भी कहीं कहीं आपको नजर आता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का मतलब है डेवलप कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मतलब है डेवलपिंग कंट्री। तो ये सेकंड वर्ल्ड कंट्री कौन सी, सेकंड वर्ल्ड कंट्री कौन सी थी, ये अगर आप बुक्स पढ़ें फिर वही बात, तो वो 80 से पहले ये कंसेप्ट होता था सेकंड वर्ल्ड कंट्री। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड क्या चीज़ है, इसकी जरा लॉजिक समझना। हुआ असल में ये कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब हिटलर ने दुनिया को तबाह कर दिया, तो दो बड़े लूजर थे उस जंग के, एक था जापान और एक था जर्मनी। जर्मनी तो इट सेल्फ क्योंकि जंग में शामिल था, एंड जिस तरीके से ड्रामेटिक एंड हुआ, हिटलर छुप गया, जो भी हुआ, जब से अपनी शिकस्त नजर आई, तो वो एक डिफरेंट हेड कॉज उसकी तरफ में जाती। तो जर्मनी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। ऊपर से क्या किया कि जापान जापान के ऊपर अटैक कर दी, हिरोशिमा और नागासाकी, इसने जापान को बिल्कुल तबाह कर दिया। तो क्या हुआ कि दो जो बिग लूजर थे, जापान और जर्मनी, और ये तारीख हुआ है, आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो बुक्स पढ़िएगा, मूवी बहुत सारी इसके ऊपर बनी है कि जापान और जर्मनी ने फिर जंग का सोचा ही नहीं। उन्होंने फिर अपना जो डायरेक्शन थी ना वो चेंज कर दी। उन्होंने कहा कि अब हम जंग नहीं करनी, हमने डेवलपमेंट करनी है। और डेवलपमेंट कौन सी करनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। और तारीख हुआ है कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, जर्मनी लूजर था। 1948 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में गलती की और बिग लूजर जापान बन गया। एक 1945, दूसरा 1948। एग्जैक्ट 25 ईयर्स आफ्टर 1970, 1970 के अंदर जर्मनी और जापान डेवलप कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। और इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स भी लिखी, बहुत से आर्टिकल लोगों ने लिखे। और इनकी डेवलपमेंट का फेज इतना तेज था, ये थे सेकेंड वर्ल्ड कंट्री, उसमें रशिया भी शामिल था, ये थे सेकेंड वर्ल्ड कंट्री। इनको क्या किया कि सेकेंड वर्ल्ड कंट्री की पेस और स्पीड और डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा थी कि ये फर्स्ट वर्ल्ड के साथ आगे शामिल हो गए। इसलिए 1980s और 1990 के बाद जो बुक्स आप देखेंगे, अब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, सेकेंड वर्ल्ड का कंसेप्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि इनकी डेवलपमेंट की फेज ज़्यादा थी। तो अब दुनिया जो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और इसी को अब हम और ज़्यादा जो है प्योरीफाई करके हम कहते हैं डेवलप कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री। और एक और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक और कंसेप्ट आजकल चला, वो था जी एमर्जिंग इकोनॉमीज। ये एमर्जिंग इकोनॉमीज क्या थे, इसे कहते हैं ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और एस साउथ अफ्रीका, वो भी इसको शामिल किया इन्होंने। तो ये जो थे वो डेवलपमेंट बन गए। और एक और इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन देखें, सुने कि चाइना को वो कहते हैं जी अब टॉप ऑफ द वर्ल्ड होगा कंट्री, और ये प्रेडिक्शन 2050 की है, ये 2050 का होगा। लेकिन हमें अब ये नजर आ रहा है जो चाइना और अमेरिका की वर्ल्ड वॉर हुई, तो ये 30 में ही हो जाना, 2030 में हो जाना। ठीक है मीना, क्लियर है ये सारी बातें जो बताई हैं? जी सर। ये थोड़ी हिस्ट्री का बैकग्राउंड दिमाग से आपको अंदाजा होगा। अब एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सुने, अब डेवलप्ड और अंडरडेवलप्ड डिफरेंस क्या है। तो इसके सिंपल एग्जांपल जो अक्सर मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आप समझिए कि रिच और पुअर वाली बात है ना, आप भी समझे रिच और पुअर बात। तो रिच और पुअर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, रिच और पुअर में डिफरेंस होता है इनकम का। और इनकम की वजह से रिच ज़्यादा नंबर ऑफ गुड्स यूज़ कर रहा होता है, और जो पुअर है वो लेस नंबर ऑफ गुड्स यूज़ कर रहा होता है। तो जो डेवलप कंट्री है वो रिच कंट्री है, उनकी इनकम ज़्यादा है, वो ज़्यादा नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूज़ करते हैं। हम लोग कम नंबर ऑफ गुड्स यूज़ करते हैं। तो सिंपल जो बेसिक क्राइटेरिया वो सिर्फ क्या हुआ, इनकम और यूजेज ऑफ नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये बेसिक चीज़ आप ज़हन में रखें। दूसरी जो चीज़ है
अच्छा जी, ये हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये पहली स्लाइड ही थी जामे, ये हम डिस्कस कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज। ठीक है जी, डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी से करेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं लिविंग स्टैंडर्ड किस तरह मेजर करते हैं। तो हाई इनकम, मैच्योर मार्केट, हाई स्टैंडर्ड लिविंग और हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये डेवलप कंट्री की निशानी होगी। और जो डेवलपिंग कंट्री बिल्कुल उसके ऑपोजिट, लोअर इनकम पर हेड, रिलायंस ऑन फ्यूल प्रोडक्ट्स, वही बात जो भी बता रहा था, लार्जर प्राइमरी सेक्टर और लोअर प्रोडक्टिविटी। However, some institutions, including the World Bank and some economists, are no longer using the terms. This is because, in sense, all economies are developing और seeking. इनके जो developed economies हैं, वो और develop होती जा रही हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आर्गुमेंट, जिसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है बैंक कि जो अमीर जो होता है ना, जो रिच कंट्री है, वो अभी और रिच होने की सोच रहा है, क्योंकि वो और चाहता है कि आगे से आगे निकल जाए या और जो है वो डेवलप कंट्री हो जाए। तो इसलिए वो कहता है कि दुनिया में अब जो कंसेप्ट है वो असल में डेवलप्ड कंसेप्ट ही नहीं है, डेवलपिंग है, क्योंकि डेवलप कंट्री और मजीद डेवलप होना चाह रहा है। नॉट ऑल कंट्रीज विद अ लार्ज प्राइमरी सेक्टर हैव अ लो इनकम। अब देखो ना, एक हम पहले भी बात डिस्कस कर चुके हैं कि जितने कंट्री प्राइमरी सेक्टर के अंदर अभी तक इन्वॉल्व हैं वो डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन कौन सा कंट्री है? वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब की ऑयल एंड गैस की जो प्रोडक्शन है 50% ऑफ सऊदी अरेबिया आउटपुट इसके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन क्या सऊदी अरेबिया डेवलपिंग कंट्री है? नहीं, वो तो डेवलप कंट्री है। तो एक्सेप्शन भी एग्जिस्ट करती है और पूरी इकोनॉमिक्स एक्सेप्शन से बड़ी पड़ी हुई है। क्लासिफिकेशन हम जो करते हैं वो अकॉर्डिंग टू इनकम करते हैं। अब जो इकोनॉमिस्ट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो फोकस किसके ऊपर करती हैं? इनकम पर हेड के ऊपर, कि लोगों को क्लासीफाई किया जाए, इनके कंट्रीज को क्लासीफाई किया जाए। और इसमें हम जो देखेंगे सबसे बेहतर है वो जीडीपी पर कैपिटा है, जिसे जीडीपी पर हेड भी कहते हैं। जीएनआई पर कैपिटा भी यूज करते हैं, एनएनआई, डिफरेंट टर्म यूज करते हैं, लेकिन सबका एक ही मतलब है, जीडीपी पर कैपिटा। वर्ल्ड बैंक और जीएनआई पर वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वो जीएनआई पर कैपिटा की कंसेप्ट ज्यादा यूज करता है। ये वाला कि एवरी कंट्री, उसने 4 कैटेगरी बना दी। उसने कहा जी लो इनकम कंट्री, लोअर मिडिल इनकम कंट्री, अपर मिडिल इनकम कंट्री और हाई इनकम कंट्री। और जो चेंजेस हर साल, हर 4 साल बाद से डाटा कलेक्ट करते हैं कि हर 4 साल बाद, ये 2019 में आखिरी डाटा कलेक्ट किया गया था, श्रीलंका जो है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्री से कहाँ पे आ गया? अपर मिडिल इनकम कंट्री में आ गया। जबकि जो अर्जेंटीना था वो स्लिप हो गया हाई इनकम कंट्री से अपर मिडिल की तरफ। तो ये चेंजिंग जो है, रैपिड चेंजिंग पूरी दुनिया में आ रही है। कोई नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे मतलब ये वाला कट, कोई यहाँ से लोअर मिडिल से आगे आ रहा है, अपर की तरफ जा रहा है, कोई अपर से पीछे चला गया। तो ये बेसिक क्राइटेरिया आपने याद रखना है। दुनिया में जो मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से लो इनकम कंट्री वो है जिनका, अब ये 1025 याद रखने की जरूरत नहीं, आप $1000 भी कह सकते हैं, क्योंकि पेपर में इतनी फिगर याद रखना मुश्किल होता है। तो आप कहें जी जिनकी $1000 से कम इनकम है, जीएनआई पर कैपिटा पर एनम एक साल की, उसको हम कहते हैं लो इनकम कंट्री है। जिसकी 1000 से लेके ये समझो 4000 तक, 1000-4000 के दरमियान में पर कैपिटा की लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। जिनकी 4000 से लेके 12000 तक है वो समझो अपर मिडिल कंट्री है। और जिनकी $12000 से ज्यादा है उसको हम कहते हैं कि ये हाई इनकम कंट्री है। और डाटा देखें जरा, डाटा आपको ये दिखाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ अभी आ गया है। थ्रेशोल्ड बिटवीन कंट्रीज जो है वो जुलाई के हर साल में चेंज किया जाता है, और एज पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन। एज ए रिजल्ट थ्रेशोल्ड जो है वो कांस्टेंट रियल टर्म्स के ऊपर आता है। कांस्टेंट या रियल टर्म्स का मतलब होता है कि प्राइसेस में चेंज है उसको माइनस कर दिया जाता है। 2018 में वर्ल्ड बैंक ने हाई इनकम थ्रेशोल्ड जो है वो डिटरमिनेट किया था। इंटरेस्ट रेट इट चेंजेस चार्जेस ऑन लोन, इंटरेस्ट रेट भी शामिल किया था। हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि चार्ज ऑन लोन्स टू कंट्रीज व्हिच हैव बीन क्लासिफाइड एज हाई इनकम फॉर 2 कंसेक्टिव, वो कंट्री जो कि 2 कंसेक्टिव ईयर हाई इनकम कंट्री में रहे, उनका हाई इंटरेस्ट रेट कंसिडर किया। सम टाइम ये क्लासिफिकेशन जो है मिसलीडिंग भी होती है, क्योंकि कुछ कंट्री ग्रो कर रहे हैं और कुछ जो श्रिंक कर रहे हैं। और क्राइटेरिया ये है, ये 2 चीज़ें हम बड़ी हर्डल कंसिडर करते हैं। तो दुनिया के अंदर जो लो इनकम पर हेड की रीज़न है वो पॉवर्टी ट्रैप है। पॉवर्टी ट्रैप इसको कहते हैं, लो इनकम की वजह से लोगों की सेविंग कम है, ये वाला सेविंग कम है, सेविंग से इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट से उनकी प्रोडक्टिविटी कम, जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो इनकम कम होगी। और आजकल दुनिया में जो कंसेप्ट चलता है वो डेवलपमेंट ट्रैप है। ये पॉवर्टी साइकिल पहले यूज करते थे, अब जो दुनिया में चल रहा है वो डेवलपमेंट ट्रैप चल रहा है, पॉवर्टी ट्रैप नहीं। वो क्या चीज़ है कि लो इनकम की वजह से आपकी एजुकेशन और हेल्थ कम होती है, उसके ऊपर स्पेंडिंग कम करते हैं, उसकी वजह से हमारा ह्यूमन कैपिटल कम डेवलप होता है और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होती है।
तो ये हमारा आ गया जनाब डेवलपिंग कंट्री का डेवलपिंग होने की रीज़न कि उनकी इनकम कम है, सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, प्रोडक्टिविटी कम है, इसलिए पॉवर्टी सेक्टर में लोग फंस जाते हैं। दूसरा डेवलपमेंट ट्रैप भी है कि वो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर स्पेंड नहीं करते। अगर आपको माइक्रो का एएस याद हो तो उसमें हम डिस्कस किया था कि गिनी कोएफिशिएंट होने का इनकम इनक्वालिटी की रीज़न क्या है, तो वहाँ भी हमने डिस्कस किया था कि लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये इसमें वही चीज़ है, इस वजह से लोग उस ट्रैप में फंस जाते हैं। अब ये जो हम जीएनपी पर कैपिटा के मुताबिक सारी कैटेगरी निकाली, इसकी वैल्यूशन कुछ पॉइंट है। स्ट्रेंथ क्या है कि ये हमें एस्टिमेशन देता है कि पर पर्सन इनकम निकल आती है, इसे हम कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये आइडिया जो है स्टैंडर्ड लिविंग मालूम करने के लिए बड़ा अच्छा आइडिया है, और इकोनॉमिस्ट इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर लेते हैं, और इकोनॉमिक हेल्थ के लिए कंट्री डेवलपमेंट के, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है, ये आपने डिस्कस करनी है। पेपर का क्वेश्चन है पक्का कि जीडीपी पर कैपिटा क्या ओनली कैरेक्टरिस्टिक है या कोई और भी है। अभी जो पेपर में आया था, हमने शायद पेपर किसी भी डिस्कस किया था, एनपीआई और इसका कंपैरिजन आया था, क्या ये सिर्फ दो है कि कोई और भी है, तो उससे अपना तीसरा कहा था एचडीआई है। तो इसकी लिमिटेशन ये है कि कैन नॉट बी यूज टू कंपेयर इंडिविजुअल्स एक्यूरेटली। अभी ना एक कंट्री की इनकम अगर आ रही है $12,000, तो क्या सारी दुनिया, सारी कंट्री के लोग जो हाई इनकम कर सारी 12,000 नहीं होगी, तो हर एक इंडिविजुअल की निकालनी मुश्किल होती है। लेकिन इनइक्वालिटी भी होती है ना, उसका भी रोल है, गिनी कोएफिशिएंट का भी रोल है। It can't be used to compare a country's previous GDP unless a calculation is done. जब तक जीडीपी कैलकुलेशन नहीं होगी हम कर नहीं सकते। अब कुछ कंट्री में कैलकुलेशन देर से होती है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन को रिच करने में मुश्किल है। डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द अंडरग्राउंड इकोनॉमी, जो ब्लैक इकोनॉमी है वो नहीं कैसे होती। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन वो काउंट नहीं होती। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन होती हैं जैसे मैं अगर अपने बच्चे को खुद पढ़ा देता हूँ तो मैं उसकी फीस तो चार्ज नहीं करता, या मैं अपने घर को खुद पेंट कर देता हूँ, या हमारी जो घर में माएँ हैं, बहनें हैं, बीवियाँ वो खाना बनाती हैं, वो चार्ज तो नहीं करती। तो ये सारी नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन है। Cannot accurately be used for knowing the standard of living, does not account quality of goods. डिजास्टर की वजह से आपका जीएनपी रेज कर जाता है क्योंकि स्पेंडिंग आप ज्यादा करते हैं, बाहर से लोन आता है। ये बड़ी एक डिफरेंट सी चीज है, ऐसे समझे। इट डज नॉट अकाउंट फॉर अनपेड लेबर। फिर इनके बहुत सारे लोग हैं जो जैसे ये रिमोट एरियाज के अंदर होता है कि वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड होता है वो अपने फार्मर से काम करवाता है, उसको पे नहीं करता, उसको गंदम दे देता उसके वजह या कोई और इंसेंटिव दे देता है, उसको पेमेंट नहीं करता, और पूरी दुनिया में अभी भी ये कहीं ना कहीं काम चल रहा होता है। डज नॉट अकाउंट फॉर द इनकम ऑफ एम्बेसीज। ठीक है, वो भी एम्बेसी का मतलब कि हम वो लोग जो कि यहाँ से इनकम अर्न करके अपने घरों को वापस भेजते हैं। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक था जीडीपी पर कैपिटा। उसके ये पॉजिटिव और नेगेटिव हमने सारे डिटेल में डिस्कस करें। अब अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर दुनिया में यूज होता है, ये जीडीपी पर कैपिटा के बाद दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट टैक्स। और आपको सुन के खुशी होगी कि ये डेवलप करने वाला एक पाकिस्तानी था और एक इंडियन था। पाकिस्तानी महबूबुल हक थे और इंडियन था अमर्त्य सेन था, उन्होंने 1990 में डेवलप किया। और इसे पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, यूएनडीपी डेवलपमेंट बोर्ड से यूज़ करते हैं। इसमें 3 चीज़ें ली जाती हैं। जीएनई पर हेड ये हमने पहले भी लिया, तो इसने इसको 33% वेटेज दिया। दूसरा एजुकेशन में 2 चीज़ें हम काउंट करते हैं, एजुकेशन इंडेक्स भी कहते हैं इसको, कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कितने हैं और मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग कितने हैं। ठीक है, अब ये बात समझें। अब दुनिया आपकी कंट्री में 2 तरह के लोग होते हैं, या तो स्कूल जा रहे हैं या स्कूल नहीं जा रहे। जो स्कूल जा रहे हैं उनसे पूछेंगे एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग आपके कितने हैं, और मैं तो स्कूल नहीं जा रहा, तो मुझसे ये डाटा कलेक्ट किया जाएगा मैं कितने साल स्कूल गया था। तो ये दोनों का डाटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड ईयर स्कूलिंग दुनिया में कैसे किया जाता है। 14 साल की एजुकेशन, ये 1 क्लास से लेके तो आपका ए लेवल और प्लस जो ग्रेजुएट होता है अंडर ग्रेड, मतलब 16 साल की एजुकेशन को स्कूलिंग की कैसे किया जाता है। यूनिवर्सिटी को इसमें एडमिट किया जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी को स्कूल कैसे किया जाता है। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इस लिहाज से ये एक अच्छा इंडिकेटर है कि इसमें इनकम भी आ गई, एजुकेशन भी आ गई, हेल्थ भी आ गई। तो एक्सपेक्टेड ईयर स्कूलिंग आपको बता दिया, जो मैंने एग्जांपल दी वही है। अच्छा, ये मैयर हमें क्या बताता है कि पीपल्स की वेलफेयर के बारे में ज़्यादा अच्छा डाटा हमें मिलेगा। ये सिर्फ गुड और सर्विसेज यानी कि सिर्फ जीएनई पर हेड पे भी डिपेंड करता, बल्कि इसमें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में हम लोगों की हेल्थ और एजुकेशन भी काउंट करते हैं। एचडीए की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान में होती है। और कंट्रीज आर डिवाइडेड इन वेरी, इसमें भी 4 कैटेगरीज बनाई हैं। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लो ह्यूमन डेवलपमेंट। ये असल में हाई ह्यूमन नहीं है, ये हाई मीडियम आना चाहिए। ठीक है, ये आगे डाटा आ रहा है।
वेरी हाई, अच्छा वेरी हाई है, पहला है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, दूसरा है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, तीसरा है मीडियम, और फिर है लो ह्यूमन डेवलपमेंट। तो कंट्रीज की रैंकिंग जो एसडीए की डज नॉट ऑलवेज मैच इट्स रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ जीएनए। अगर किसी का जीएनए पर हेड ज्यादा है तो जरूरी नहीं कि उसका एसडीए भी ऊपर होगा, क्योंकि जीएनए में सिर्फ एक चीज देखी जा रही है, जबकि एसडीए में तीन चीजें देखी जा रही है। कुछ केसेस ऐसे भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2019 में क्यूबा का जो एसडीए था वो हायर देन था इट्स जीएनए पर हेड रैंकिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि उधर हेल्थ और एजुकेशन ज्यादा बेहतर है, जबकि कतर ऐसा कंट्री है जहाँ का जीएनए पर हेड रैंकिंग ज्यादा अच्छी थी एज कम्पेयर टू एचडीआई। इसका मतलब कि वहाँ पे एजुकेशन हेल्थ के नीचे लेवल पे थी, इनकम ज्यादा अच्छी थी। और इसकी 2019 में जी कतर का ज्यादा होने की रीजन दूसरी भी थी कि इन्होंने डेवलपमेंट बहुत ज्यादा की थी, वो वर्ल्ड कप के डेवलपमेंट में पैसा लगाया। इसके जीरो के करीब हो तो क्या होता है? जीरो के जितना जीरो के करीब होंगे उतना आप लो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री, जितना आप 1 के करीब होंगे उतना आप हाई डेवलपमेंट कंट्री। और पाकिस्तान देखो बड़ी चलाकी से 0.577 पे आ गया, लेकिन जो परेशानी की बात यह है कि 184 कंट्रीज का डाटा अवेलेबल है और पाकिस्तान की रैंकिंग उसमें 161st है, बहुत नीचे है माशाल्लाह। ठीक है, अब ये देखो नॉर्वे सबसे ऊपर है एचडीआई की वैल्यू में 0.954। लेकिन एक और जरा चीज देखें, ये एचडीआई की वैल्यू हमने सिर्फ ये एक दो कंट्री की याद कर ले, एक अपनी कंट्री की याद होनी चाहिए आपको पाकिस्तान की, और दूसरी ये वाली नॉर्वे की, एक नॉर्वे स्विट्जरलैंड। ये नॉर्वे जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री है, यूरोप की ये खास कंट्रीज है। अच्छा, दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज देखें जो हम यहाँ डिस्कस, अभी हमने जो ऊपर जीएनए पर हेड डिस्कस किया ये वाला पर कैपिटा इनकम वाला, उसमें अगर आप देखें तो ये देखो 83,000 किसकी इनकम है, सिंगापुर की। लेकिन ये एचडीआई इसका 0.935 है, लेकिन इसका जो जीएनई पर कैपिटा वो इससे बेहतर है नॉर्वे से। इसका क्या मतलब हुआ कि नॉर्वे का चाहे, अब देखो ना, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि $68,000 पर एनएम लोग कमाते हैं। हमने इधर क्राइटेरिया क्या बताया था कि 12,000 या उससे प्लस होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा प्लस है इसका। और अभी भी अगर आप सर्च करके देखेंगे तो लग्जमबर्ग, ये यूके की एक स्टेट है, उसका $125,000 पर कैपिटा इनकम है, $125,000। और पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है $1,560 है, ये बहुत नीचे है। ये फिगर आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज जो अभी बता रहा था कि कुछ कंट्री के एचडीआई ऊपर होती है लेकिन जीएनए नीचे है, कुछ कंट्री का जीएनए ऊपर है लेकिन एचडीआई नीचे। तो ये आपने कंपैरिजन करना है। सबसे नीचे देखिए ये 185 कंट्रीज का डाटा है, पाकिस्तान 166 लेवल पे है। और ये जितना हम नीचे आएंगे उतनी हमारी डेवलपमेंट जो है वो कम होगी। इंडिया किस पे है? इंडिया हमसे बेहतर है, 137 पे है, 130s में हम लोग जो है ना, इंडिया ने एजुकेशन हम लोग बस बढ़ के मार्क में अच्छे हैं। वैसे इंडिया ने डेवलपमेंट जैसा भी है, डेवलपमेंट उनकी किसी हद तक बेहतर है हमसे, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इंडिया का, उधर पॉपुलेशन और पॉवर्टी। अगर ये दो चीज़ें अगर उनकी सही हो जाए ना तो वो डेवलप कंट्री बनने का कोई उनका रास्ता है। क्योंकि दुनिया में जो डेवलप कंट्री के जो डिफरेंट क्राइटेरिया हैं उसमें एक क्राइटेरिया ये भी है कि वहाँ पे आपकी मार्केट और मल्टीनेशनल कंपनी ज़्यादा हो। तो इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है पॉपुलेशन की वजह से, सबसे बड़ी मार्केट चाइना है, उससे छोटी मार्केट इंडिया है, उसके बाद यूएस मिला के 52 स्टेट्स मिला के वो जो है वो बनती है बिग इकोनॉमी। लेकिन पॉपुलेशन जो है, चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को अपनी पावर स्ट्रेंथ बना के यूज किया, उन्होंने पर जो लेबर कॉस्ट है वो कम कर दी। इंडिया अभी इस काम में थोड़ा पीछे है। एडवांटेजेस ऑफ एचडीआई के एडवांटेजेस क्या है कि इसमें तीन चीज़ें हम काउंट कर रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा बेहतर तरीके से सामने आता है, इसमें हेल्थ एजुकेशन इनकम सारी चीज़ें आ रही हैं, डाटा यूज इज इजी टू ऑब्टेन एंड रिलायबल। ठीक है, ये यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डाटा कलेक्ट करती है, और ये पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्वालिफाई इनकम करता है। ठीक है, ये जो हमने कहा था ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है। कॉस्ट ऑफ लिविंग के टर्म में हम डाटा निकालते हैं, वो जो कल मैं बात बता रहा था कि 1 लाख रुपए अगर आपको दिया जाए तो वो सेम 1 लाख रुपए लेके अगर यूएस जाएं तो क्या वहाँ की गुड्स सर्विस परचेज कर सकते हैं? तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी के मुताबिक एचडीआई की फिगर मॉडल की जाती है, इनको से एडजस्ट किया जाता है। फिर गिव्स एन आइडिया अबाउट फ्यूचर लिविंग स्टैंडर्ड कि एजुकेशन और हेल्थ फ्यूचर में कितनी बेहतर होगी। और एचडीआई इज गिवन एज अ वन नंबर बिटवीन 0 and 1, लेकिन ज़्यादा इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि लिविंग स्टैंडर्ड आर बेस्ड अराउंड नॉर्मेटिव, कि उधर डेवलपमेंट अगर हुई है तो ये नॉर्मेटिव है, कोई से डेवलपमेंट समझता है कोई से डेवलपमेंट नहीं समझता।
एचडीआई जो है वो एक नो इंडिकेशन ऑफ इक्वालिटी, यानी कि इनकम इनक्वालिटी का यहाँ कोई जिक्र नहीं। परचेसिंग पावर पैरिटी की वैल्यू जो है वो बड़ी जल्दी क्विक चेंज होती है और ये इनएक्यूरेट भी हो सकती है। और अडल्ट लिटरेसी रेट जो है टू मच एम्फेसाइज ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। अच्छा, लिटरेसी रेट का क्राइटेरिया क्या है, ये डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट है। पाकिस्तान का जो क्राइटेरिया काफ़ी अर्से तक रहा वो सिर्फ ये था कि अगर आप इफ यू कैन रीड द न्यूज़पेपर तो यू आर एजुकेटेड। जबकि श्रीलंका का जो क्राइटेरिया है कि अगर आपने 10th स्टैंडर्ड का इम्तहान पास किया हुआ है, मैट्रिक जिसे हम कहते हैं या ओ लेवल कहते हैं, अगर वो पास किया तो फिर है आप लिटरेट लोग। तो वो उस क्राइटेरिया के मुताबिक उधर जो रेट है वो 97% प्रॉपर्टी पढ़ी लिखी है। और पाकिस्तान का ये अखबार पढ़ने वाले के मुताबिक हमारा 54% है। अगर आप सिग्नेचर कह सकते हैं तो नेचर अपना नाम अगर लिख सकते हैं तो वो भी कंसिडर किया जाता है। ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है वो अनरिलायबल डाटा है, क्योंकि लोग कितने साल स्कूल जाएंगे ये बता तो देते हैं लेकिन उतने साल स्कूल जाते नहीं है। फिर कैलकुलेशन एक्सक्लूड करती है आउटलेयर फॉर्म। आउटलेयर कहते हैं कि अगर कोई एक वैल्यू बहुत बड़ी आ जाती है तो उससे आपका सारा डाटा अफेक्ट कर जाता है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपके 10 लोगों से आपने डाटा लिया है उसमें से एक बंदा पीएचडी करता है तो वो तो 20 साल एजुकेशन हो गई, लेकिन बाकी सारे लोगों की 12-12 साल है, तो 12-12-12 जमा 20 जब इस तरह एवरेज निकालेंगे तो वो वैल्यू बड़ी आएगी उस आउटलेयर की वजह से। HDA does not into count social factors. Crime rate का नहीं इससे पता चलता, quality of environment, political freedom and war इसका नहीं पता चलता। प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग बाय रिटर्न इसमें एप्लीकेबल होता है, क्योंकि पहले $20,000 अर्न किया आपने तो इम्पोर्टेंट था आपके लिए, बड़ा अहम था, लेकिन अगला $20,000 जब आपने अर्न किया तो आपके इतने अहम नहीं था। ये बड़ी लॉजिकल बात है कि रिच के लिए मजीद रिच होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन वो वैल्यू आप काउंट किस तरीके से कर रहे हैं ये डिफरेंट HDA के अंदर पहले। GNP के एडवांटेजेस क्या हैं कि इजी टू यूज, यानी सिर्फ आपने इनकम लेनी है। GNP पर कैपिटा की हम बात कर रहे हैं। क्विक गिव्स अ क्विक व्यू ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट और इजी टू कैलकुलेट भी होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि एवरेज फिगर आती है, इनइक्वालिटीज में कम नहीं होती, प्रेजेंस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी की वजह से आपकी GNP ज़्यादा आ रहा होता है हालांकि एक्चुअल ना हो, और डजंट अकाउंट फॉर ब्लैक मार्केट। ठीक है, और इसके तो हमने डिस्कस करना होगा। अच्छा, ये तीसरा मैयर है, 4 मैयर है, 2 हमने कर लिए, तीसरा मैयर ऑफ मैयरेबल इकोनॉमिक वेलफेयर। ये डेवलप किया गया था 1972 में, ये 2 अमेरिकन थे उन्होंने किया था, ये नाम शाम यार जरूर नहीं होते। तो ये फुल पिक्चर दी इन्होंने लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में। इन्होंने क्या जी GDP अपना एडजस्ट करें, किस तरीके से एडजस्ट करें। उन्होंने कहा जी आप क्या करें, GDP में ऐड कर लें वो फैक्टर्स जिनसे आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है, और माइनस कर लें वो चीज़ें जिससे आपका लिविंग स्टैंडर्ड कम होता है। फॉर एग्जांपल किन चीज़ों से लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है, लेजर टाइम अगर आपको ज़्यादा मिलता है, यानी कि आपको अपनी हेल्थ के ऊपर आप वॉक करते हैं, बच्चों के साथ क्वालिटी लाइफ गुजारते हैं, या खुद अपनी क्वालिटी लाइफ गुजारते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो इसको कहते हैं जी क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्या लोगों के पास इतना टाइम होता है, अगर जिन लोगों का इतना टाइम है उसे GDP फिगर में ऐड कर लें, और वो फिगर्स वो चीज़ें जो कि आपके लिविंग स्टैंडर्ड कम करती हैं उसको माइनस करें। इन्वायरमेंटल डैमेज जैसे डिटेक्ट करता है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लेजर टाइम की वैल्यू कैसे निकालना। शैडो प्राइसिंग बड़ी मुश्किल है इसकी निकालना, यानी शैडो प्राइसिंग निकाल तो लेंगे लेकिन मुश्किल है। और इन्वायरमेंटल डैमेज, और अगर आप इसको लिख के देखें उसके ऊपर गूगल के ऊपर तो आपको उसका डाटा नहीं मिलेगा इसकी प्रॉब्लम। ये एक कंसेप्ट ही है लेकिन इस पर ज़्यादा काम नहीं है। ऑफ कोर्स it is difficult and expensive to measure the value of non-market resources। फिर ये स्मिथ का फॉर्मूला है, MEW से म्याऊ कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, वैल्यू ऑफ GDP प्लस वैल्यू ऑफ लेजर टाइम प्लस वैल्यू ऑफ अनपेड वर्क माइनस वैल्यू ऑफ, माइनस करते हैं कितनी वैल्यू इसमें ऐड हो सकती हैं और बहुत सारी। और दूसरी बात है कि एक आदमी के लिए लेजर टाइम ये है कि वो क्रिकेट खेलता है, दूसरे आदमी के लिए लेजर टाइम ये है कि फुटबॉल खेलता है, तीसरे आदमी लेजर टाइम ये है कि वो मूवी देखता है नेट पे बैठ के, चौथे आदमी तो लेजर टाइम हर आदमी का डिफरेंट होगा, तो हर एक को क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। और एक आदमी कहता है जनाब वो उससे शौक है वॉक करने का, उसका लेजर टाइम कैसे निकालना है। एक आदमी को जिम का शौक होता है और वो शौक 1 महीने के लिए होता है, उसके बाद शौक उतर जाता है। ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि इसमें आती हैं। तो ये मेजरमेंट इकोनॉमिक वेलफेयर सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि इसका डाटा हमें अवेलेबल नहीं है और ये एक्सपेंसिव टू कैलकुलेट है। ये बस एक इमेजिनेटरी भी मेजर है लेकिन इसका एक्चुअल चीज़ हमें मिलती नहीं, इसीलिए दुनिया में ज़्यादातर HDI को यूज़ किया जाता है। ये मेजर ज़्यादा बेहतर है। हाँ, मेजर बेहतर होता है। तीसरा, चौथा और आखिरी जो है, इसलिए इस पर ज़्यादा लिखा भी नहीं, बुक में बस एक पैराग्राफ लिखा हुआ। तो चौथा और जो ये इस दफ़ा पेपर में क्वेश्चन आया था जो हम डिस्कस किया था, अगर आपने पेपर याद हो, हमने GNP पर कैपिटा और मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी, उसने पूछा था कि ये
GNI से बेहतर क्या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है? तो हमने इसको भी डिस्कस किया था, फिर हमने कहा था आपने तीसरा भी बताना, वो तीसरा हम जो बताते हैं वो HDI बताते हैं। इन्होंने ये कहा, इन इकोनॉमिस्ट ने, कि इन्होंने भी तीनों ही क्राइटेरिया लिए, हेल्थ, एजुकेशन, इसने इनकम भी लिया, इसने क्या लिया, तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड, लेकिन हेल्थ का क्राइटेरिया यहाँ पे कुछ और लिया। वहाँ पे हेल्थ का क्राइटेरिया क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यहाँ पे हेल्थ का क्राइटेरिया न्यूट्रिशन, खाने को कितना अच्छा मिलता है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी के कितनी एज में बच्चों की डेथ हो जाती है। एजुकेशन में इन्होंने ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितने हैं और स्कूल अटेंडेंस कितनी है, उधर क्या लिया था, मीन ईयर स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। लिविंग स्टैंडर्ड की 6 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कुकिंग फूड कितना यूज करते हैं, क्या इम्प्रूव सैनिटेशन है, सीवरेज सिस्टम वगैरह, क्या आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है आपके पास, आपका फ्लोर स्पेस एरिया कितना है, और आपकी एसेट ओनरशिप कितनी, ये 6 चीजें। तो इन सब को 1/3 वेटेज यानी कि 33%, इन दोनों को भी 33%, इनको भी तो टोटल 100 बनता है। तो इसका आंसर जितना 100 के करीब आएगा उतना आप डेवलप कंट्री है, जितना आंसर 0 या 50 से नीचे आएगा उतना इसका भी डाटा अवेलेबल नहीं। MPI को हम कहते हैं, ये 2010 में ये लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट ये वाला, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चों ने किया था, पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने मिलकर, UNDP ने मिलकर बनाया था। इसमें ये 3 चीज़ें हमने पहले बता दी हैं, 33% वेटेज सबकी भी बता दिया, और 33% वेटेज तीनों की है, ठीक है। दिस मीन्स फैमिली वुड बी रिगार्डेड एज पुअर इफ इट हैज लॉस्ट अ चाइल्ड एंड हैज अनदर चाइल्ड हु इज नॉट अटेंडिंग स्कूल। ये बड़ी अजीब सी बात है, स्कूल से बात देखिए, मैं स्लाइड्स आपको भेज दूंगा। इनके इस क्राइटेरिया के मुताबिक वो पुअर है, लेकिन उनका एक और बच्चा है लेकिन वो स्कूल नहीं जाता, तो अब इससे क्या कंसिडर करेंगे आप? The aim of the MPI is to help countries understand the why people are poor and why some stay poor even when income rises. उसकी रीजन ये है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते ये सारी चीजें, ठीक है, खासतौर पर रिमोट एरियाज में, पुअर एरियाज में। फिर MPI can help governments and international organization target the poorest groups in the country, assess and coordinate national development plan, और उधर वो NGOs को भेजते हैं, फिर दूसरे कंट्रीज की आके NGO यहाँ पे काम करते हैं। और ये MPI का कुछ डाटा अवेलेबल था, ये मैंने कलेक्ट किया था बच्चों के लिए, आप लोग भी ये मैं स्लाइड में भेजूंगा, याद कर लेना। MPI value 0.22 at the national level indicate that 22% of Pakistani households are multi-dimensionally deprived, और पाकिस्तान की रैंकिंग 68 नंबर पे है आउट ऑफ 154 कंट्री। जितना डाटा कम्प्लेक्स होता जाएगा ना, उतने टोटल नंबर ऑफ कंट्री कम होते जाएंगे। हाईएस्ट पॉवर्टी किन कंट्री में है, ये इक्वेटर के ऊपर एक कंट्री घाना एग्जिस्ट करता है, वो 76.8, साउथ सुडान ये, और ये लोएस्ट पॉवर्टी 4.3, 4.1 और 1.1%। अच्छा, ये हर चीज डिस्कस करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट। कुजनट ने ये कहा कि जब कंट्री डेवलप करते हैं तो शुरू में इनइक्वालिटी राइज करेगी, क्योंकि शुरू में पैसा सिर्फ चंद लोगों के पास आएगा, लेकिन एक खास पॉइंट के बाद ये जो इनइक्वालिटी है ये कम होना शुरू हो जाएगी। यानी कि वो फिर, अब अमीर आदमी का सोचें, अगर 10 अमीर आदमी के पास पैसा आ जाए या 10 आदमी अमीर हो जाए, तो वो पैसा क्या संभाल के रखेंगे या पैसे से पैसा जनरेट करेंगे? वो पैसे से पैसा जनरेट करेंगे। कुछ उसमें 2-3 लोग ऐसे होंगे जो कि बैंकों में पैसा रख देंगे, 7-8 लोग ऐसे होंगे जो कि खुद बिजनेस करेंगे। जब वो बिजनेस करेंगे तो वो पैसा जो है वो लोगों को मैनेजर हायर करेगा, फैक्ट्री हायर करेगा, वहाँ मजदूर रखेगा, लेबर वर्कर, तो उसकी वजह से उसका पैसा आगे ट्रांसफर शुरू, सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। और जो जिन लोगों ने पैसा बैंक में रखवाया, वो उनका पैसा भी, वो क्रेडिट क्रेडिशन में रूल हमें याद है कि बैंक आगे लोन दे देगी, उससे फर्दर इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये एक कुजनट कर्व का क्वेश्चन जो है, फुल फ्लेश क्वेश्चन नहीं आएगा, ये इनके साथ ही रिलेट होता है। हाउएवर दिस सजेस्टेड ट्रेंड इज नॉट बीइंग फॉलोड इन ऑल डेवलप्ड। अच्छा, ये ट्रेंड सारे कंट्रीज में नहीं है, कुछ कंट्रीज में कर्व ट्रू है, कुछ में ट्रू नहीं है, ये इनके वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल, द कर्व डज नॉट एक्सप्लेन द राइज इन इनकम इनक्वालिटी इन द हाई इनकम इकोनॉमी ऑफ द USA। ये उसने एक्सप्लेन नहीं किया। लिमिटेशन क्या है कुजनट कर्व की, कि ये ओवर सिंप्लिफिकेशन है रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक इनक्वालिटी का, यानी कि ओवर, जैसे ओवर कॉन्फिडेंट कहते हैं ना, ये वो बात कहना चाह रहा है। इट फोकस ऑन इनकम रादर देन अदर इंडिकेटर। तो फिर पीछे रह गए, तो ये बाकी फिर ये किस पे आ गया, फिर ये पहले वाला आ गया, GNI पर कैपिटा वाला, इसने एजुकेशन हेल्थ इग्नोर कर दी। इट्स लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द एनवायरनमेंट। मटीरियलिज्म के ऊपर इसका मतलब से ज्यादा फोकस किया, पैसा पैसा करती है, पैसा पैसा, पैसे के पीछे भाग रहे हैं सब लोग। तो अब इसमें कुछ और इशू नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या हो सकते हैं।
तो ये इसका जो क्वेश्चन है, ये मैं स्लाइड भी आपको भेज, ये पहला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, evaluate whether GNP per head is better Major living standard as compared to other Major living standard। इसमें आप चारों बड़े आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। या evaluate different measures of living standard used by World Bank to make comparison between countries। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकते हैं। ये जो इनके चारों हैं अभी इस दफा फिर ये एक्सपेक्टेड है ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें चारों आपने याद करने हैं। जब वो पेपर में किसी दो का नाम लेके पूछेगा, जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन आया था कि जीएनई पर हेड से बेहतर है मल्टी डिमेंशनल प्रॉपर्टी टैक्स, तो वो दो आपने वो डिस्कस करनी है और तीसरा डिस्कस कर देना है। तो पेपर में भी तीन ही डिस्कस करने ज्यादा बेहतर है, चार तो बहुत लेंथी हो जाएंगे। सर ये चारों हैं ये गवर्नमेंट भी यूज करती है, वर्ल्ड बैंक भी करता है, आईएमएफ भी करते हैं, सब करते हैं।